बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें ना जुडिशल फाइल और पुलिस फाइल का एनालिसिस कर रहे थे। ये इसका पार्ट 2 है। जो पहला हिस्सा हमने इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड की, वो अनफॉर्चुनेटली वो जो है ट्रेन के आने से हमने वो बंद कर दी। तो जो दूसरा हिस्सा है, अच्छा मैं ये आपको बता रहा था कि ये FIR जो है वो यहाँ पर ये पहला डॉक्यूमेंट आ गया। अब इस डॉक्यूमेंट के बाद ये वाला डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसके बाद साइमल्टेनियसली इसके अंदर हमें जो चीज़ देखने वाली है, अब हमने इसका जो रूट देखना है ना, तफ्तीशी ने इसको कैसे चलाया इस फाइल को, तो हमें पुलिस फाइल पर जाना पड़ेगा। पुलिस फाइल जो है वो इस तरह से मेंटेन करते हैं कि वो जिमनियाँ नीचे रखते हैं सारी, जिमनी नंबर अव्वल से लेके, और जो डॉक्यूमेंट है वो इसके ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। कोई चीज़ है मसलन जैसे इसके अंदर आपको PFSC की रिपोर्ट्स आई हुई होंगी, कोई उसने कवरिंग लेटर्स भेजे हैं, ये रेवेन्यू का रिकॉर्ड इसके ऊपर लगाया है। तरतीब से होता है, जो काम होता है ये रैंडम होता है, हर फाइल में रैंडमली ऊपर लगाया जाता है। ये तरतीब से होना चाहिए। ठीक। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये अब ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पर उसने ज़िमनी अव्वल लिखी है, यहाँ पे वो कहता है, यहाँ पे लिखेगा बहवाला रिपोर्ट इब्तदाई हाजा हालात रोशन आला हो चुके हैं, मुख्तसरन हालात मुकदमा इस तौर पर है। यहाँ वो पूरी FIR यहाँ पर लिख देगा जो यहाँ पूरी आएगी। उसके बाद वो क्या कहता है कि इतला मिलने पर रेस्क्यू 122 ने गाड़ियाँ मौके पर भेजी गई हैं। अब आप देखें, यहाँ हमने कंपैरिजन ये करना है इस चीज़ का कि यहाँ पे रखते हुए जब हम इस फाइल को पढ़ते हैं और वो कहता है कि मौके पर टीम PFSA को मौके के लिए तलब किया गया। अब इस ना तो PFSA की टीम इधर आई है, तो ना ही किसी 1122 के बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। तो यानी ये जो दो बातें हमने देखी, एनालिसिस का मतलब ये है कि चीज़ों को हमने ब्रेक डाउन करना है, खोल के देखना, और खोलना है और खोलना है और खोलना है, यानी उसको हमने सेग्रीगेट करते चले जाना है। और फिर वो किसी एक, यानी ये पहले एक माउंटेन है, इसको एक मोल तक ले जाना, एक नुक्ते तक ले जाना, और फिर उस नुक्ते को अपने तौर पे इसको खोलना। तो यानी ये दो चीज़ें हमने ऑब्जर्व कर ली इसी के, रेस्क्यू 1122 का क्या रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं है, नहीं है, PFSA की टीम है मौके पे आई है या नहीं है। तो अब ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बनानी है, ये जरा है, ये सवाल जवाब है, ये एनालिसिस है जो जिसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस करना की एनालिसिस देखें। और हर केस में डिफरेंट होता है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये हर बार यही फार्मूला लग जाएगा। मतलब ये तो आपके यानी टूल्स तो वही रहेंगे, लेकिन अल्टीमेट फैक्ट्स चेंज होते जाएंगे। तो अब ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि टीम PFSA मौके पे आती है, इधर नहीं आती। अब ये पुलिस डायरीज हैं, ये 170 या 172 है CRPC दसो की गई पुलिस डायरीज कितने शुरू होती हैं, 170 या 72 में है, 170 मत तो बताए ना जो किए लो CRPC खोल के मेजर एक्ट पर वो अभी फिलहाल डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 70 या 72 में पुलिस डायरीज का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो ये वो पहली डायरी मेंटेन करता है। वो कहता है तलाब मिलने पर रेस्क्यू 122 गाड़ियाँ आ गई हैं, बाद तरतीब नक्शा मजरूबी है। अब नक्शा मजरूबी जो है वो हमने इसमें से ढूंढना है। फिर अब वो क्या नक्शा मजरूबी क्या होता है कि भाई जो बंदे मजरूब पड़े थे वहाँ पे, उनका बादियो नज़र में वो क्या नक्शा था, अब वो बादियो नज़र में कैसे नज़र आ रहे थे, अब वो क्या वो जो थे, अब वो देखें ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब वो उधर भी इसका जिक्र करेगा और इधर भी करेगा कि फ़र्द मकबूल की मैंने पार्सल मिट्टी की बनाई अब्दुल हमीद मकतूल की। इसमें 2 बंदे मर्डर हुए, एक मौके पर पड़ा रह गया और एक को उठा के वो अस्पताल चले गए। अब इसमें जो पार्सल है ये फ़र्द मकबूल की मौके पे बन रही है। अब इसके बाद सेकेंडली जो है इसके अंदर जो है वो पार्सल मिट्टी खून अलूद ये हबीबुल्लाह की है, वो दूसरे की होगी, वो जो हमीद की होगी, अब्दुल हमीद की। अब उसके बाद ये दोनों जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो भी हमने जरा करनी है इस केस में। तो मुझे ये नज़र आ रही है कि इसके अंदर ऐसे फॉल्ट्स मौजूद हैं, लेकिन वो डेलिबरेटली नहीं बता रहा कि डॉक्यूमेंट पब्लिक हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो है इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स उसने क्रिएट किया, फिर ये उसने खून अलूद मिट्टी ली और सॉफ्टी प्लास्टिक व रंग स्याह खून अलूद मोहम्मद इकबाल मजरूब, यानी जो उसको जाए वकूअ से उसने शायद इकट्ठे किए, इन गवाहों की मौजूदगी में वो इकट्ठे करता चला गया। और इसको इधर भी होना चाहिए और इनके आखिर में 161 की स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। अब ये मौके पर ही वो कहता है मैंने 8 खोल वे ये वाले बरामद किए हैं, रिपीटर के किए हैं, और ये 30 बोर मैंने बरामद की है, और ये होंडा CD70 मैंने की है। वो उसका मौक़िफ़ ये है कि जी वो गाड़ी जो है ना मोटरसाइकिल के ऊपर से गुजारी गई, तो मोटरसाइकिल के गाड़ी के टूटे हुए पार्ट्स जो थे वो मैंने मोनोग्राम वगैरह वहाँ से बरामद किए जाए वकूआ से, मैंने जो है ना फ़र्द पार्चात पशीद नहीं। अब ये थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट कुछ वक्फे से आएगा, यानी ये वो डॉक्यूमेंट है जो कपड़े हैं वो डॉक्टर देगा, तो उसकी फ़र्द बनी हुई है, मतलब इट टेक्स टाइम। अब यहाँ पर हमें यहाँ से पता लगता जाएगा कि उसने क्या बनाया, नक्शा मौका जाए नक्शा मजरूबी हबीबुल्लाह फ़लाँ लोग जो थे इंजर्ड, और उसके बाद बगैर इलाज मालजा तिब्बी फ़लाँ को मैंने भेज दिया फ़लाँ के साथ जगह पे, और ये शख्स मौके पे मौजूद है।
इस वक्त मलाला नाश किया उसने, वही तफसीली। अब ये देखें, ये उसने ज़ाहिरी तौर पर उसके कहता है बॉडी पर ये 3 इंजरीज पाई जाती हैं, पीठ पर नाफ के ऊपर ज़ख़म, और पीठ के ऊपर दाएं तरफ निशान, पीठ पर दाएं तरफ निशान है खून। अब इससे दरख्वास्त बनाई पोस्टमार्टम की, नक्शा सूरत हाल शुरू होकर ख़त्म हुआ। चनाचा ये डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम कराने के लिए इस कांस्टेबल की ज़ेर निगरानी बजरिए गाड़ी रेस्क्यू 1122 रवाना RH टिब्बी के असरानी हुई। अब जो भी 161 के बयान है ज़िमनी के एंड पर होने चाहिए, लेकिन ये 1122 वाले बंदे शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं इस मुकदमे में। अब फिर क्या होता है कि वो अगला फलाम बंदे से मैंने पूछा, यतीमा बयान उसका लिखा, फिर मैंने इससे पूछा, फिर मैंने इसकी मौजूदगी में शामलाना तफ्तीश से सारी बात पूछी, नक्शा जाए वो कुआ बनाया उसने, और कोएफ मकतू मौके की उसने ये सारी डिटेल्स उसने बताई जो वो कहना चाह रहा है। और वो फिर उसके बाद उसने फर्दर जो है वो ये ज़िमनी लिखता जा रहा है, पहले ही चलाता जा रहा है। यहाँ पे वो कहता है कि इस वक्त मानुल्लाह वल्द मीर आलम फ़लाँ ने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बताया कि दूसरा बंदा भी मर गया शायद को 10 बजे। अब देखें यहाँ वो टाइम दे रहा है 10 बजे रात का, लेकिन जब वो ये ज़िमनी को स्टार्ट करता है तो यहाँ पे वो टाइम नहीं दे रहा, ये कौन टाइम क्या है। तो यानी ये चीज़ें जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि भाई पहली ज़िमनी लिखने का वक्त तहरीर ना, यहाँ मैंने ये लिख दिया, इसके साथ मेंशन कर दिया, यानी ये पहले से ऑलरेडी ये चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। ये लिखा है कि रेस्क्यू 1122 का बयान, यानी ये मैंने अपनी याददाश्त के लिए ये चीज़ें लगाना शुरू कर दी हैं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं। अब फिर हम ये जो चीज़ें मुझे लग रही हैं मैं अपनी मार्किंग कर रहा हूँ, यही मेरी तैयारी है। अब हम करते करते इसके अंदर यहाँ वो टाइम कहता मुझे मिल गया, इतला मिल गया फौत होने का, यहाँ आके वो फिर एक ऑफेंस ऐड कर देता 427 यहाँ पे। फिर वो उसके बाद ये लोगों के वो गाँवों के बयान है जिनके इधर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो बयान 161 के अलग ये वो बयान है जो 265C में या 241A में जब ट्रायल शुरू होता है तो ये आपको मिलेंगे। और ये जो चालान है ना जो है, जब वो अदालत में सबमिट होता है तो उसके अंदर ये नीचे आखिर में एक लगा होता है ये इंडेक्स के अंदर ये लिखा होगा कि मैंने ये नकल बयानात गवाहान 14 कतात। अब आपको 14 कतात देते हैं, अब आप यहाँ जाके गिनते हैं यहाँ 36 कतात हैं, 36 बंदों के बयान है, लेकिन ट्रायल 14 पे करना चाह रहा है वो जज जो है, वो जो बंदा है प्रोसिक्यूशन कहते हैं हमने 14 पेपर दिए। अब जो पहला दिन है जब ट्रायल शुरू होगा तो क्रूशल डेट है कि हमने ये 14 पूरे करने हैं। जैसे अभी आप अगर वो देखें उसके वो जो हमारा एक केस है जिसमें आप कहते दरख्वास्त दी थी, वो बताएं क्या हुआ था सर? पहले दिन जी सर, उसमें ये था कि वो फार्मली जब अक्यूज पहले दिन पेश हुआ था तो वो थंब इम्प्रेशन पुट यासीन खान वाली बात वो नकलात तकसीम का आर्डर उसमें एक हो गया कि नकलात तकसीम हो गई हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नकलें हमें इस इंडेक्स के मुताबिक मिली नहीं थी। तो जब हम अंगेज हुए तो नेक्स्ट डेट पे तो हमने कहा कि ये क्योंकि नकलात आर्डर में तकसीम हो गई हैं, लेकिन एक्चुअल इंडेक्स के मुताबिक कैसे पता लगा कि कैसे नकलें नहीं मिली? सर इंडेक्स देख के पता चला कि वो पुलिस फाइल तो मौजूद ही नहीं थी ना, उस फाइल में 161 का कोई बयान जुडिशल फाइल में। यानी हम जब कापियां निकलवाने के लिए गए हैं तो पता लगा पुलिस फाइल ही नहीं है, हमसे अंगूठे लगवा लिए। तो देन हमने क्या किया, अगली डेट पे क्या हुआ था, जज था वहाँ पे, जज साहब थे वहाँ पे? जज साहब छुट्टी पे थे, लेकिन हमने ड्यूटी जज साहब के पास एक दरखास्त मूव कर दी थी कि हमें जो इंडेक्स के मुताबिक नकुलात दी जाए। नकुलात लेनी बड़ी अहम है सर। तब तो क्वेश्चन है जी 14 किताब इसने कहा है, जिसे हम नकलें लेंगे तो 14 गिन के लेंगे। गिनती तो ठीक है 14 ले लेंगे, लेकिन किस बंदे के दिन उनका नाम भी लिखा जाएगा? भाई वो जब हमें देंगे ना, इस पर भी लड़ाई होती है। हाँ, असूली तौर पर कानून ये है कि जब वो 161 की ये जो 173 की रिपोर्ट फॉरवर्ड हुई है तो इसके साथ वो एडिशनली ये नकलें साथ लगाएं और थाने वाली स्टैंपें गोल लगी हैं उसके ऊपर। तो ये इसकी वसूली पर भी बाज़ दफ़ा लड़ाई हो जाती है कि वो जब देते हैं बाज़ दफ़ा वो अब वो प्रैक्टिस क्या है कि वो मुलज़म पेश हुआ, उसने वकील भी इंगेज नहीं करवाया, उसने अंगूठा लगा के तो वो घर आ गया। अब वो अंगूठा लगा के जैसे यासीन खान आ गया घर में तो उन्होंने कहा आपको नकलें दे दी हैं। जब हम फाइल में गए देखने के लिए तो पुलिस फाइल ही अवेलेबल नहीं थी, नकलें ही अवेलेबल नहीं थी, तो हमें कहाँ से मिल जानी। अब अगली डेट पे गए तो जज साहब भी अवेलेबल नहीं थे। अब अगर हम कुछ भी ना करते और मुझसे अगली डेट पे चले जाते उधर गवाह आके खड़ा हो जाना था, उसने कहना था मेरा जनाब बयान लिखें, हमने कहना था हमारे पास नकलें नहीं, उन्होंने कहा हमारे पास तो आपका अंगूठा महफूज है। तो यहाँ छोटे ट्रायल्स के अंदर ऐसे होता है, 302 में ऐसे नहीं होता कि पुलिस फाइल ही ना मिले, तो वो फाइल ही हमें नहीं मिल रही। नहीं सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर देखें जब 161 के बयान लिखता है वो बंदा, वो तकरीबन फाइल के साथ मेरे वाली फाइल में 161 के कोई मेरे ख्याल में कोई 25 बयान लगे हुए हैं,
ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ों पे फ़र्द उसकी क्या जो उसने मौके पे पहुंचा तो उसने तफ्तीश की है। अब मेरा सवाल ये है कि वो बंदे जो पेश कर रहा है वो कर रहा है कम 25 बयान लगे बंदे, वो दे रहा है 15। ठीक है, ठीक है, जो वो कह रहा है कि मैंने 15 बंदे की नकुला मैं साथ समझ गया, ये हमारा राइट है कि हमें पता होगा वो किसके बयान हमें मिलने हैं। नाम लिखा होना चाहिए। यार नाम नहीं, बयानों के ऊपर लिखा होता जब नाम, बयान देगा ये ना- बयान पढ़े ना, बयान अदा जुम्मा खान, तो ये नाम नहीं लिखा हुआ किसका है। सही। यानी हमें जब वो बयान देगा, हमें जब वो ट्रायल चलेगा तो हमें पता होगा किसने हमारे खिलाफ शहादत देनी है। यानी एक हमारा पास इधर केस था, यही लड़ाई हो रही थी, वो टेम्पर्ड था रिकॉर्ड, तो मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे ये नकलें वसूल करा रहे हैं, टेम्पर्ड है, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपने मुझे टेम्पर शुदा नकलें दी हैं। जज साहब के मैंने तो इसको साइन नहीं करना है, प्रोसिक्यूटर के मैंने भी नहीं करना है। हमने कहा जी, मैंने कहा जी आप मुझे नकलें दे रहे हैं, इस पर कोई ऐसा निशान लगाएं जिससे पता लगे कि भी मैंने कल आपने मुझे दी है और इसके अंदर ये टेम्परिंग इस तरह से हुई है। तो ये इस पर बाकायदा बहस हुई, दरख्वास्त लगी और उसके ऊपर क्लियर आर्डर हुए, मार्किंग हुई, ताकि हमने इससे कल को इस नकल को कन्फ्रंटेशन के लिए इस्तेमाल करना है 162 CRPC के तहत, इसमें से तो कन्फ्रंटेशन होनी है। तो यानी ये नकलें बड़ी अहम हैं। और ये आपका जो सवाल है कि भी बंदे 50 हैं जिनके बयान लगे हुए हैं, तो 14 हमें वो दे रहे हैं, उन 14 के अलावा ये 15वां बंदा बयान नहीं देने आ सकता। यानी जिसका बयान है उसी का ट्रायल है। यानी जो नकलों की तकसीम की स्टेज है वो बड़ी अहम होती है, जिसको लोग वैसे ही ज़ाया कर देते हैं। तो यानी नकलें भी बड़ी अहम है, उसके बाद जो फर्द जुर्म लगता है वो भी बड़ा अहम है। ये भी देखना होता है कि फर्द जुर्म प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा। अल्टीमेटली मैं आपको ये बता रहा था कि ये फिर बयान आ गए, इनको ये और इनिशियल जब एनालिसिस हो रहा होता है, जब पहले दिन हम करते हैं तो बहुत अंदर नहीं उतरते, बस ये मोटे मोटे बयान देख लिए, अच्छा जी इतने लगे हैं, वहाँ लिखा हुआ। अब हम आगे चलते हैं। इन बयानों के बाद आप इस जैसे इस फाइल को अगर देखते हैं तो देखें आप, टेक्निकली मैंने भी फिर मार्किंग की हुई है कि 1A ज़िमनी लगा दी है। अब 1A जो है ना, ये बाद में इंसर्ट हुई होती है। ये देखें अलमिया हमारे साथ कि पुलिस फाइल जो है वो मुलज़म के लिए शजर ममनू है कि वो उसको नहीं देख सकता, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि ये इस तरह जो है ना वो इसके अंदर अमेंडमेंट्स कर देते हैं। अब ये अमेंडमेंट नज़र आ रही है इसके अंदर कि भी 1A डाल दिए के अंदर इसके। अब ना मुलज़म जो है वो उसे पुट कर सकता है, सिर्फ एक आध जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि भी आप ज़िमनी जो है वो उसे अगर उससे तैयारी की है उसने गवाह ने, और वो कहता है मैंने मेमोरी रिफ्रेश किया, तो उस पर सवाल हो सकता है। बड़ी मुश्किल से जज साहब कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये एक ज़िमनी कंप्यूटर से निकाल के उन्होंने अंदर फिट कर दी, बाकी सारा हाथ से चल रहा है और ये सारा कुछ इसके अंदर है। तो हमारी जो अलग से रिट चल रही है मदई के हकूक़ के लिए, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि जनाब इससे दोनों पार्टियों का नुकसान है, मुलज़म का भी नुकसान है, मदई का भी नुकसान है। और पुलिस का ये स्वाबदिदी इख्तियार के वो अपनी जो पुलिस डायरीज़ को और ये जुडिशल फाइल को अदालत में पेश होने से पहले भी तब्दील करते रहते हैं। तो ये इससे जो केस है उसकी कमर टूट जाती है और बाद में जो निज़ाम इंसाफ है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, जब इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि दो दो बंदे मरे हुए हैं और जो बाकी 50 लोग हैं जो वो स्टेक पे हैं उनका मुस्तकबिल, और ये पुलिस वाले जनाब बड़े मज़े से उसके अंदर एक कंप्यूटराइज ज़िम्नी डाल के तो सारे केस को जो है ना उसके अंदर ज़ाया डाल देते हैं। तो यानी ये हम इस चीज़ों को देख के हमने इनको निशान लगाया हमें सारों को। अच्छा, अब हम जब इसका एनालिसिस कर रहे थे आगे जब बढ़ते हैं इसको, ये मैंने अपनी नोटिंग के लिए पैड बनाया हुआ था। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब देखें ना, तहरीरी इस्तगासे में कार्रवाई पुलिस में लिखता है कि मौके पर टीम PFS से तलब किया गया, लेकिन टीम PFS को ना तो तलब किया गया, ना ही उन्हें बदयांती की बुनियाद पर इतला दी गई और कस्तन मेडिकल शहादत ज़ाया की गई। अब वो चूँकि मैं बतौर मुलज़म कहता हूँ कि जनाब मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए हुआ, यही बात मतलब ये भी कह सकता है कि जनाब मुझे नुकसान पहुँचाने की नीयत से हुआ है। एट दी एंड या सज़ा उसको होगी या उसका नुकसान होगा, वो जो तफ्तीशी साहब हैं जिन्होंने ये किया वो आराम से घर में चले जाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हमने देखनी है कि सफदर अब्बास था 210C जिसकी निगरानी में पोस्टमार्टम हो, उसका नाम कैलेंडर में ज़ाहिर ही नहीं हुआ कि वो गवाह है कि नहीं है, उसका 161 का बयान मौजूद है। यानी ये सारी जो अगर सर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि 161 का बयान मौजूद है लेकिन उसका कैलेंडर में नाम नहीं है, ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन कहती है कि मैं नहीं करवाती, ना करवाए, ठीक है, या तो प्रोसिक्यूशन 540 की तहत दरखास्त देके करवा ठीक है DD। अगर हमारे लिए वो गवाह बहुत जरूरी है तो हम भी 540 की आप 540 देके उसको बुला सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जब आपकी बारी आएगी आपके ठीक है डिफेंस में जब आप जाएंगे, लेकिन 161 के उससे कंपेयर नहीं हो सकता, इस पर एक जजमेंट है। अच्छा, यानी आप डिफेंस में आगे उसकी 160 के बयान से कंपेयर नहीं करेंगे, तो हम उस पे जिरा कर सकते हैं जब वो देखें आपका गवाह दूसरी पार्टी ने जरा करनी है, या फिर आप वो जो 250 का कंसेप्ट। मैं बता रहा हूँ कि एक बंदा जिसका बयान, प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोसिक्यूशन को पता है कि वो वीक है, अब आप उसको डिफेंस में लाएंगे ना, हम या defense आप में अगर ले वो आते सिर्फ उसका ना पेश करना भी प्रोसिक्यूशन के खिलाफ पड़ा जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर बहुत प्रॉब्लम है आपको कि मैंने डिफेंस एविडेंस देनी है, तो फिर वो अगर आएगा तो आप बतौर डिफेंस विटनेस बुलाएंगे या बतौर कोर्ट विटनेस बुलाएंगे। कोर्ट विटनेस बुलाएंगे तो आपको भी जरा का मौका मिल जाएगा, उनको भी मिल जाएगा डिफेंस। यानी ये एक लंबी बात है, एक बड़ी डिबेट है कि इसमें क्या होगा।
अच्छा, इसमें यानी ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर पहली ज़िमनी लिखते हुए वक़्त तहरीर नहीं किया गया, फ़र्द मकबूज के ऊपर वक़्त तहरीर न है, और सब फ़र्द मकबूज के ऊपर मुकदमा लेकिन उसके सहियाँ डिफरेंट इस्तेमाल हुई हुई हैं। अब उसके बाद मैं ले जा रहा था रिपोर्ट मर्ग की तरफ कि जब हमने इसकी रिपोर्ट मर्ग देखते हैं, फ़र्ज़ किया एक बंदे की, एक मैं सिर्फ आपको वो उसका एनालिसिस बता दूँ, ये दरख्वास्तें क्यों हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ये रिमांड है, ये जब मुलज़म गिरफ़्तार हुआ तो जब मजिस्ट्रेट के पास उसकी दरख्वास्त जाती है तो असल जज के पास छोड़ आते हैं, और ये जब चलान आता है तो ये फ़ोटो कापी लगी होती है वहाँ पे, ये जो रिमांड की कापी है। अब उसके बाद ये जाहिर हुआ कि दो तरह के नक्शे इसमें नज़र आएंगे आपको, 302 में स्पेशली एक नक्शा मौका नजरी होता है जो हाथ से बनाया हुआ उसका, और एक वो ड्राफ्ट्समैन के ज़रिए बनाते हैं, ये वो है। और फिर इसमें वहाँ पे छोटे गांव में तहसीलदार को कहा उन्होंने तौसा शरीफ की कि भी पटवारी की ड्यूटी लगाएंगे, मौके का नक्शा बनाए। शहरों में हमारे वो ड्राफ्ट उस वाली फाइल में वो आया है, अपना ड्राफ्ट्समैन आया, यहाँ पे पटवारी आ गया कि आप नक्शा बनाएं इसका। अब ये वो गुडी कागज़ पे बना के दिया, इसलिए इसके अच्छे प्रिंट्स नहीं आए। अब ये सारे फ़र्द मकबूज की ये आपको मैंने पहले बता दी थी कि ये पार्सल मौके से उठाए गए हैं मट्टी के, और जो पार्चा जाते हैं वो अस्पताल से वापस मिले होंगे इसको, और वो अगर कोई डेड बॉडी के अंदर से कोई चीज़ें निकाली हैं उसने, कोई लोहे के वो जो उसके शरे निकाले हैं, तो वो सारे जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो उसको दे देगा थानेदार को। अब ये देखें ना, फ़र्द मकबूज की पार्चाजात खून आलूद माल लिफाफा सील शुदा छर्रे वगैरह, यानी ये जो बंदा मर्डर हुआ था जो इसमें डाला गया, इसमें हबीबुल्ला वाला जो है, इसमें हबीबुल्ला जो है उसके ये इन्होंने कहा है कि जी ये हमने छर्रे जो है ना इसके दिए हैं, और और उसके बाद फिर ये खून आलूद कपड़े भी डॉक्टर देता नज़र आएगा आपको। और इसमें दरख्वास्त ये भी देखिए मौके पे लिखी गई, आप वो पूछ रहे थे ना कि मैं मौके पे क्या करता रहा, तो वो इस तरह की दरख्वास्तें लिख के वो पोस्टमार्टम के लिए उसने, इस केस के अंदर एक का पोस्टमार्टम, दोनों का पोस्टमार्टम हुआ, एक पहले ज़ख्मी था, एक मौके पे फौत हो गया था। तो ये जो दरख्वास्त वो हमारा पोस्टमार्टम है तफ्तीशी ने लिखी हुई, अभी जितनी दरख्वास्तें मौके पे लिख रहा है उतना वहाँ टाइम कंज्यूम कर रहा है, जो मैंने आपको उधर बता रहा था कि आपने टाइम को यहाँ पे क्वेश्चंस में कंज्यूम करवाना है। तो ये देखिए इसने देखी है क्या चीज़ें देखी हैं, पेट पर नाफ के ऊपर निशान, पेट के ऊपर दाएं तरफ निशान है, जख्म खून चिगां लिखते हैं, ये पेट पर दाएं तरफ। अब ये तीन बॉडी, ये इसने इनिशियल एनालिसिस किया, और अगर ये इंजर्ड होता तो फिर क्या लगा होता वहाँ पे, मजरूब ब्लड नहीं, तो उस दरखास्त को क्या उसका टाइटल क्या होता है दसो आप बताएं। नहीं भाई, ये दरखास्त जी फार्म मजरूबी, मजरूबी सर, यानी इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी उसको कहते हैं, फार्म मजरूबी जो होती है ना वो बनाता है, यहाँ पे दरखास्त पोस्टमार्टम बना रहा है, और उसके बाद ये रिपोर्ट मर्ग बना रहा है। ये 35(1)(b) जो है वो पुलिस रूल्स के तहत ये एक बनाने का पाबंद है, ये उसने बनाई है, यानी यहाँ पे उसका टाइम लगा है, और इसके जो भी खाने हैं ये मौके से जो वो देखता है उसके मुताबिक बनाता है। हाँ, जो मौके वो भी मौके वाली है, ये भी मौके वाली है, ये बल्कि इवन बाज़ दफ़ा तो ये जहाँ उसने डेड बॉडी देखी है ना वहाँ पड़ी हुई रकबा ज़रई में, उसकी फ़ोटो भी बनाता है कि मैंने यहाँ देखी थी, और वो 1-2 FIR में तो वो जिना अस्पताल के वो जो लॉबी में जहाँ उसने डेड बॉडी देखी वहाँ उसने लिखी है। तो ये बजरिया जो पहली उसकी, यानी ये कह लें कि ये फर्स्ट परसेप्शन है उसकी जो तफ्तीशी अफसर की, वो इसके ऊपर आ गई है। अब ये देखें 3 जख्म नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। अब आप हम आगे चलते हैं इसको लेकर, अब ये उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। अब देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ना आपको यहाँ पर डिफरेंट हिस्से नज़र आ रहे हैं कि नाम क्या था, ये बॉडी किसने आइडेंटिफाई की है, उनके NIC क्या है, क्या रिश्तेदारी है उनकी। अब डेट एंड टाइम ऑफ डेथ क्या वो प्रिज्यूम कर रहा है कि 6:10 ये टाइम है। रिसीविंग डेड बॉडी इन डेड हाउस में कब वसूल हुई है उसका टाइम दे रहा है, जहाँ पे ये पोस्ट में ये हुआ है। हाँ, डेड हाउस में कब आई है, हुआ तो लेट हुआ होगा ना। रिसीविंग कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पुलिस 7:30 पर ही मिल गए इसको। कंडक्टिंग अटॉप्सी 7:35 के बाद, वो अगले दिन भी अटॉप्सी होती है, यानी वहाँ पे रश है या कोई भी रीज़न है वो अगले दिन यहाँ पे वो भी होता है। अब वो फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल कर रहा है। अब वो मौत बजरिया फायर आर्म है, रेडियोलॉजी। अच्छा, ये जो रेडियोलॉजी और अल्ट्रासाउंड का ओपिनियन है ना, ये मौके पर नहीं होता, ये बाद में लिखा गया, यानी ये आगे से जब उसने वो चीज़ें भेजी तो उसकी रिपोर्टों के मुताबिक इसने फिल किया। अब देखें ये जो अब्दुल हमीद है ना, इसकी बॉडी में से मेटेलिक पार्टिकल्स सीन इन एक्सरे रिपोर्ट नंबर फलान, यानी इसकी बॉडी में से मेटेलिक मिले हैं आपको जो डॉक्टर को बाद में नजर आए इस रिपोर्ट के मुताबिक, शर्रे जो है। लेकिन जब आप इसको पीछे जाके इसकी वो जो फ़र्द मकबूजगी देखेंगे तो इसकी फ़र्द मकबूजगी जो इसकी मिली है, कपड़े मिले डॉक्टर से हमें वापस, उसके अंदर ये मेटेलिक आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी कपड़ों में तो नहीं है ना इसमें। ये देखें आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसके अंदर ये देखें, ये शर्रे जो उसके हैं, जो दूसरे वाला है हबीबुल्ला, ये हबीबुल्ला की डेड बॉडी में छर्रे नज़र आ रहे हैं आपको,
और जो दूसरा है वो बंदा, उसका नाम ये देखिए, ये अब्दुल रशीद। नहीं मजरूब है, हमीदी मजरूब थी सर। नहीं वो पीछे मकबूल है ना, अब्दुल हमीद। ये देखिए इसमें फर्द मकबूल की पारचात में आपको छर्रे नहीं मिल रहे, इसकी फर्द मकबूल की पारचात के एंड पे आपको सील शुदा लिफाफे में छर्रे मिल रहे। यानी ये जो बंदा है जिसके छर्रे आप देखें, इसको टारगेट करें, एक अब्दुल हमीद है और एक जो मौके पे फौत हो गया था और दूसरा हबीबुल्लाह है। अब अब्दुल हमीद के जो है ना, आप जब उसका मेडिकल देख रहे हैं अब्दुल हमीद का, उसकी बॉडी से शरे निकले। मेटालिक पार्टिकल सीन इन एक्सरे नंबर फलां फलां। अब उल्ट कर गया वो। नहीं उसको छोड़े, उसमें भी है, उसके भी मिले हैं, वो हैं, अच्छा। लेकिन यहाँ पर इसके हैं लेकिन इसमें नहीं है। यानी ये एनालिसिस है कि जब आप अंदर उतर रहे हैं चीज़ों के अंदर, आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि भी वो इसमें वो यहाँ पर नहीं है। अब नो बोन इंजरी है। अब वो कहता है कि डेड बॉडी ऑफ यंग, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देता है। इसे सर तरह दोबारा एक्सप्लेन करें, ये कंफ्यूजन है, दोबारा निकालना। हाँ जी, क्या देखना आपने? मैं ये जो आप कह रहे हैं छह, वो मैं आगे चलूँगा ना। ये देखे ना, फर्द मकबूजियाँ बनाई ना उसने, फर्द मकबूजियाँ कहाँ से बनाई? जो डॉक्टर ने उसको चीज़ें भेजी, सिपाहियों को वसूल कराई चीज़ें, वो आगे होंगे। दो ही बंदे हैं ना इसके अंदर फौत एक अब्दुल हमीद है, दूसरा हबीब है। दूसरा हबीब मौके पे, नहीं, मौके पे जो है वो अब्दुल हमीद, हाँ जी। और बूथ की पार्सल ये आगे ये सुबान है, ये फर्द मकबूजगी है, ये इसकी है, और ये जो है वो मोटरसाइकिल है, ये अभी निकाली थी मैंने। ये देखिए, ये अब्दुल हमीद है। ये वो कपड़े हैं जब पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर ने हवाले किए किसके? पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत ना। हाँ, ये इसने लिखा है, इसको दिए तो हाँ THQ अस्पताल तौसा शरीफ में बाद पोस्टमार्टम नाश फलां फलां बंदे की फलां, इसके ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर फलां वो रिपोर्ट भी दी है। माँ पारचात पोशीदनी खून खून आलूद, कमीज पोशीदनी बरंग ब्लैक ब्राउन, दरीदा खून आलूद, शलवार पोशीदनी बरंग फलां फलां, बनियान फलां फलां, लाकर हवाले के जो बतौर वजह सबूत बजरिया फर्द मकबूजा कब्जे में लिए गए हैं, फर्द पर गुआन के अला बदात कराए गए हैं। ये इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी बॉडी के अंदर से जो मेटालिक पार्टिकल निकले हैं वो नहीं आए, वो डॉक्टर निकाले ही नहीं है उसने। यानी अब जब आप आगे जाते हैं दूसरे वाले के, तो उसमें निकले भी हैं और हैं भी हैं। ठीक है, ठीक है। यानी अब हमने इसको पढ़ा तो इसके अंदर हमें मेटालिक पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। यानी ये हमारा जो मौजू है वो बेसिकली है कि हमें चीज़ों के अंदर घुसना कैसे है। अब हम उसमें देखते जा रहे हैं कि भी आ डेड बॉडी ऑफ यंग बॉय अबाउट 18 to 19 ईयर ओल्ड। अच्छा, इसमें ज़्यादा मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये हमें चाहिए कि हम किसी डॉक्टर को पास बैठा लें, अपने किसी दोस्त को, वो ज़्यादा अच्छा आपको ये पढ़ देगा। ये भी मैंने सरसरी पढ़ा है, इसके बाद मैंने इसको अपने डॉलर की डिक्शनरी साथ रख के पढ़ना है, फिर उसके बाद मैंने एक डॉक्टर को बैठाना है, फिर एक एक लफ्ज़ पे गौर करना है डॉक्टर ने लिखा क्या है। अभी तो मैंने खुद इसको 10% भी नहीं पढ़ा। तो उसमें यह है कि वो एवरेज बिल्ट है, हाइट और वेट उसका बताया। कोई डॉक्टरों की लैंग्वेज ऐसी होती है, उसकी दोनों आंखें वो कहता है माउथ क्लोज्ड है, और रिगर मार्टस एंड पोस्ट मार्टम जो है वो उसकी जो है वो स्टेनिंग या जो थी वो मौजूद है। और वो यानी बेसिकली बादियों नज़र में उसने बताया कि ऑल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ नेक वर नॉर्मल। गर्दन के बारे में ओपिनियन दिया उसने। फिर वो कहता है कि डार्क ब्राउन कलर सलवार कमीज उसने पहनी हुई है, वाइट उसने बनियान पहनी हुई है, और स्टेन्ड विद ब्लड, बर्निंग एंड ब्लैकनिंग वर नॉट प्रेजेंट। ये अहम होता है, यानी बाज़ दफ़ा डॉक्टर ओपिनियन दे देता है कि बर्निंग एंड ब्लैकनिंग मौजूद है, इसका मतलब उसे क्लोज फायर मारा गया। यानी अगर नहीं है तो इसका मतलब दूर से मारा गया, बर्निंग एंड ब्लैकनिंग नहीं है। तो उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग होल्स ऑफ इंजरी प्रेजेंट। अच्छा, एक वो ट्रायल था हमारा, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग होल्स नहीं थे। जब हमने कपड़े खुलाए तो जहाँ वो फायर कर रहा था तो सुराख ही नहीं थे। मतलब ये बाद में कपड़े खुलाने से पता लग जाता है। तो ये नहीं वो जो जहाँ कहता है कि यहाँ पे फायर लगा, लेकिन जो शलवार दी है शलवार में कॉरस्पॉन्डिंग होल्स नहीं है, लेकिन यहाँ ये डॉक्टर कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग होल्स मौजूद हैं। और ये मैंने स्टैम्प की है, मार्क्ड एंड हैंडेड ओवर टू पुलिस। अब उसके बाद आगे चलता है वो इंजरी नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज। अब वो देखें यहाँ पे क्या करता है, आगे वो डिस्क्राइब करता है कि इंजरी नंबर 1 के 2 हिस्से हैं, 1A एंड 1B, और इंजरी नंबर 2 है। टोटल 3 जख्म थे। हेलो, इधर ये दुनिया, ठीक है। इंजरी नंबर 1 एंड इंजरी नंबर 2 दो, ठीक है। 1A और 1B का मतलब है कि एंट्री वुंड है, एग्जिट वुंड है। अच्छा, 1A एंड 1B है। There was entry wound of about 1 and 1.5 centimeter oval shaped, inverted margins at right hypochondrium। ये वो जगह देखनी पड़ेगी कि 4 centimeter away the mid line of abdomen, यानी मिड लाइन से वो 4 centimeter away and 15 centimeter
बिलो द राइट निपल, जो उसका राइट निपल था वो उसकी लोकेशन दे रहा है. नो ब्लैकनिंग एंड बर्निंग वर प्रेजेंट, वूंड डीप गोइंग इनटू piercing स्किन एंड वो कहता है मैं इसके अंदर उतरा हूँ, वूंड के अंदर उतरा अब, एंड ऑफ एब्डोमिनल वेसल्स वो बताता है. देयर वाज एग्जिट वूंड अबाउट 1.5 2.5 लिखा हुआ उसने सेंटीमीटर विद इवर्टेड मार्जिन, वो इन्वर्टेड था, ये इवर्टेड लिखा हुआ है. नो इरेगुलर शेप एट राइट साइड ऑफ लोअर बैक एट फ्लाम पोजीशन और स्पाइन लीवर, उसने कहा ये 3 सेंटीमीटर है, ये पोजीशन बता रहा है इसकी. अब जब इसी को आप उठा के देखेंगे ना इन पोजीशनों को, तो इसकी बैक साइड पे ये बंदे बने हुए हैं. ये देखें, ये इसने इंजरी नंबर 1 ने बनाई है कि यहाँ फायर लगा, ये 1B है और ये 1-2 है. यानी यही इसने जो लोकेशन दे रहा है ना, ये एंट्रेंस है, ये एग्जिट है. हाँ जी, तो एंट्रेंस एक है, एग्जिट 2 ही. नहीं वो अलग इंजरी है, ये अलग इंजरी है. वो कहता है इसकी एक एंट्री है, ये आउट हो गई, ये एक ही इंजरी से 2 है, दूसरी ये पीछे से फायर लगा हुआ. अच्छा, उसकी एग्जिट आगे होनी चाहिए. यानी वो FIR में तो नहीं बताता कि पीछे से भी फायर लगा हुआ, लेकिन उसकी आगे से भी नहीं है, अंदर ही रह गई है. लेकिन मेडिकल बता रहा है, ये बात मेडिकल बता रहा है कि एक बैक साइड से उसको इंजरी लगी हुई है. इंजरी नंबर 2 देखें, देयर वाज एंट्री वुंड अबाउट 1 सेंटीमीटर इन साइज, इन्वर्टेड मार्जिन है, यानी अब ओवल शेप है, एंड फ्लॉम राइट साइड ऑफ बैक जस्ट 5 सेंटीमीटर अवे एंड अबव द इंजरी नंबर 1. नो ब्लैकनिंग एंड बर्निंग वर प्रेजेंट, वूंड डीप गिविंग एंड पेरिसिंग द स्किन एंड एब्डोमिनल वेस्कर्स, जो भी उसने अपना नाम लिखा, ये उसने एक बात कर दी. अब ये बात करने के बाद देखें, अब हमने क्या इस पर थ्रैश किया कि उसको फायर आगे से भी लगा, उसको पीछे से भी लगा. वो डाल रहे हैं आगे वाले से ही फायर, कि भी बंदा एकदम ही खड़ा होकर मारेगा ना. इन्होंने ये वाला फायर डाला है इस मरने वाले का सुबान के ऊपर. तो सुबान 2 तो नहीं है, कभी वैसा वकूआ ही नहीं है उनका. यानी अगर आप इसका वकूआ FIR में देखेंगे तो वो कहेंगे जी सुबान ने फायर मारा. अब वो ये भी नहीं कहते कि सुबान ने उसको उल्टा पुल्टा करके मारा है, मतलब वो सीधी वाली बात है. अब जब डॉक्टर साहब जज साहब अक्सर पूछते हैं कि जी जब आप बेल पैरो करने जाइए, देखिए ना किस पे डाला हुआ है. अब ये आता ओपिनियन. अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जो डायसेक्शन उसने की है ना, ये भी यहाँ पर ना उसने बदयांती की है. इस डायसेक्शन को गौर से देखें, डायसेक्शन से काट चीर फाड़ जो ठीक है. अब वो चीर फाड़ जब करता है ना, तो वो मेरे ख्याल में उसने सिर्फ एक इंजरी की चीर फाड़ की, दूसरी की ही नहीं है. जो फ्रंट वाली बैक वाली, वो एक वाली जो अंदर तक गया. वो ड्यूरिंग डायसेक्शन आई एग्जामिन्ड ये सीन द एंट्री वुंड विद इन्वर्टेड मार्जिन्स डीप गोइंग डैमेज द स्किन फ्लाफला एंड मसल आल्सो इंजर्ड द लिवर अलॉन्ग विद वेसल्स. आई हैव और स्प्लीन या जो भी चीज़ है वो भी इंजर्ड है. राइट किडनी आल्सो रप्चर्ड है, यानी एंड फ्लाफला मसल्स एंड स्किन एंड गोइंग आउट ऑफ द राइट साइड ऑफ, यानी जो अंदर बाहर हुई है ना उसकी डायसेक्शन हुई है. दूसरी इंजरी को उसने जानबूझ के नहीं देखा. यानी ये भी बात ध्यान थी, जब डॉक्टर आएगा तो उसे ये सवाल होने. अब ओपिनियन देने जा रहा है तो वो कहता ऑल इंजरीज आर एंटीमार्टम, यानी ऑल इंजरीज को वो जिम्मेदार ठहरा रहा है. यानी विच हैज डैमेज्ड द वाइटल ऑर्गन्स दैट इज लीवर एंड वेसल्स एंड किडनी लीडिंग टू सीवियर हेमरेज शॉक विच इज सफिशिएंट टू कॉज ऑफ डेथ ऑफ एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ. यानी उसने क्या किया कि यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वाइकेरियस लायबिलिटी डाउटफुल हो गई है. यानी जो उसे कहते हैं, अब सिर्फ सुबान को आप रख के पहली दरख्वास्त में फिर वापस जाते हैं. यानी जब आप ट्रायल कर रहे होते हैं तो आपने बार बार आपने पीछे जाना है, कभी आगे जाना है, कभी पीछे जाना है, कभी आगे जाना है. लेकिन जितना आप आगे पीछे जाके इसको समझेंगे या पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि उसे हमें चीज़ें याद रहना शुरू हो जाएंगी. जिस पर बीतती है उन बेचारों को तो याद होता है, लेकिन वकील ट्रायल के क्यों ना याद होते जा रहे हैं कि इतनी बार इसको कोई पढ़ता ही नहीं है. और इंटरेस्ट तो है ही नहीं ना इसमें, कभी वो इंटरेस्ट कोई ले किसी केस के अंदर. तो ज़्यादातर वकला का रुझान ये होता है कि भी हम ना बेल कराएं और फौरी तौर पर जमा तफरीक करके पैसे शाम को घर में ले जाएं. जिस चीज़ में पैसे हैं वो पढ़ता ही कौन नहीं. बाद में कहते हैं हम करें क्या. अब हम इस वकूए के उस ऑपरेटिव पार्ट, जज कहता है आपको कि ऑपरेटिव पार्ट पे आ जाएं, आप बेल करा. ऑपरेटिव पार्ट कहता है कि जब आपका जिक्र शुरू हो गया तो इसको जुबान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे. अब वो हम जुबान होकर ललकारा मारा. वो कहता है आते ही जुबान शाम पिसरान फलां ने अपने अपने आसी इसलिए से फायरिंग की, जिससे बरादरम अब्दुल हमीद सुबान की फायरिंग से मौके पर हलाक हो गया और हबीबुल्लाह बरादरम हशाम की फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ. जबकि तारिक ने फायरिंग की जिससे मोहम्मद इकबाल वल्द फलां घुटने पर फायर लगा. अब फलां ने सोटे से मारा, फलां ने डंडे से मारा. अब तो दैट वाज द ओनली वन लाइन दे हैड रिकॉर्डेड कि सुबान जो था उसने की फायरिंग से मौके पर हलाक हो.
अब वो सुबहान और ये भी कहा कि देखिए आते ही यानी ही वाज कमिंग, ये नहीं था कि भी वो वहाँ पे यानी वो वाज़ह नज़र आ रहा है कि भी वो फायर उसको सामने से मारना चाहिए, लेकिन ये डबल फायर लगना। अब फिर यहाँ तक बात रुकती नहीं है, जब इसको इससे मिला के पढ़ेंगे कि भी एक और इंजर्ड है इसके अंदर, वो अपना वर्शन दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट तक गया, वो कहता है कि ये हमलावर थे और ये फायर मुझे जो लगा उनका लगा और उन्हीं के फायर से ही बंदा मरा। तो यानी ये बेसिकली अब बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेडिकल क्यों फौजदारी मुकदमे में इम्पोर्टेंट होता है और क्यों देखें इतना अच्छा वो उस वकील की क्यों ज़रूरत है कि उन्होंने इतना अच्छा अपना केस तैयार किया, लेकिन इतना अंदर वो नहीं उतर सके, यानी वो जितनी मर्जी जदीद वो अपनी ले आए अपनी सारी चीज़ों को। तो वो फिर अब हमने देखा कि यही वाली बातें मैंने इसमें लिखी हुई कि 2 फायर लगे हैं, एक आर पार हुआ, दूसरा पीछे से लगा है, कोई हड्डी नहीं टूटी है, डॉक्टर सिर्फ एक इंजरी की डायसेक्शन करता है, दूसरे की ना की है, मौत की वजह दोनों फायर्स को बयान करता है, किसी एक फायर को ना करता है। और एक्सरे अब्दुल हमीद की बॉडी में एक्सरे के मुताबिक मेटालिक पीस हैं, अगर मेटालिक पीस हैं, डॉक्टर ने डायसेक्शन किस चीज़ की कि उसके अंदर से मेटालिक पीस नहीं निकाले, मेटालिक पीस निकलते हैं, फिर वो मौके पे जो खौल है उनसे कंपैरिजन होना चाहिए कि भी क्या ये खौल जो है इन्हीं के अंदर से मेटालिक पीस निकले, फिर वो एनालिसिस ही नहीं हुआ, डेलिबरेटली जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो ज़ाया कर दी गई, डायसेक्शन नहीं हुई और वो दूसरे वाले के अंदर से 3 मेटालिक पीस निकलते हैं जिसकी बॉडी से। ओपिनियन में लफज यानी ये बात बताती है हमें कि ये वो डायसेक्शन जिस तरह डॉक्टर ने की डायसेक्शन जाके मरीज की, इस तरह कोई भी वो फौजदारी जो वकील है वो इन फाइलों की डायसेक्शन करता है। डायसेक्शन करने के बाद वो अपने पास रजिस्टर्ड के अंदर वो सवाल ये चीज़ें जो आज मैंने बातें की हैं, अगर मैं ये रिकॉर्ड ना करूँ तो आप अगले घंटे बाद इस पर बोलने के लिए कहेंगे तो मैं नई बातें करूँ, यानी ये फाइलें आपसे बातें करने लग जाती हैं, इन फाइलों के अंदर से चीज़ें निकलती हैं। आप सो रहे होते हैं, आपको रात को 2 बजे उठते हैं, आपको बात आती है याद, आप कहते हैं कि हाँ यार वो वाला सवाल जो है ना मैंने जाकर रजिस्टर में लिखना है। यानी इंसानी दिमाग ऐसा है कि आप उसे क्यूरी पुट करते हैं, मौके पे आपको उसका जवाब नहीं आ रहा, लेकिन वो हफ्ते बाद भी आ जाता है। तो इन्हीं फाइलों के अंदर से बातें निकलती हैं और ये याद रखना चाहिए कि फौजदारी ट्रायल में आज के दौर के मुताबिक कोई 200 के करीब दफ़ा हमें पेश होना पड़ता है और जो है एक दफ़ा की मेहनत है, यानी अगर आप एक दफ़ा मेहनत कर लें तो फिर आपके अपने अपने अजला में अपने अपने तहसील में आपसे चैम्पियन कोई वकील नहीं होगा। तो ये जो बातें थी मैंने अदर साहब से भी करनी थी, तो इसलिए मैंने इकट्ठी